हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी क्वेस्ट। आइए देखते हैं 17 नवंबर का करंट अफेयर। ये करंट अफेयर का एक नया सीरीज है जिसमें हम लोग द हिंदू और दैनिक जागरण से करंट अफेयर को कलेक्ट करते हैं और भी वेरियस सोर्सेज को यूज करते हैं जो कि बीपीएससी 70th के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, उसे हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। तो पहला न्यूज है कि विल लॉन्च स्टेट वाइड मूवमेंट इफ सेंट्रल गवर्नमेंट फेल्स टू गिव बिहार स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। ये कहा है किसने? नीतीश कुमार ने। तो नीतीश कुमार के द्वारा बिहार को स्पेशल स्टेटस का डिमांड किया गया है बिहार स्टेट के लिए। तो हमें यहाँ समझने की जरूरत है कि अगर बिहार को स्पेशल स्टेटस मिल जाता है तो इससे फायदा क्या होगा बिहार को मतलब क्यों चाहिए ये स्पेशल कैटेगरी के स्टेटस में बिहार को क्यों आना है, और क्या क्राइटेरिया होता है किसी भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्राइटेरिया का हम लोग बात करते हैं कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में आने के लिए किसी भी स्टेट को क्या क्राइटेरिया उसे फुलफिल करना होगा। तो देखिए, ये सबसे पहले हम लोग देते क्यों हैं, क्योंकि अगर कोई भी स्टेट जियोग्राफिकल या फिर सोशो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज से गुजर रहा है या उसके पास ऐसा डिसएडवांटेज है तो सोशल स्टेट उसे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जा सकता है। या फिर कोई भी स्टेट अगर इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास है या फिर हिली टेरेन एरियाज में है या फिर उसके पास साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन है या फिर वो स्टेट सफरिंग फ्रॉम इकोनॉमिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस। तो अगर इसमें से कोई भी एक क्राइटेरिया को या मल्टीपल क्राइटेरिया को कोई स्टेट फुलफिल कर सकता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे सकती है। तो ऐसे में बिहार के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का डिमांड किया जा रहा है नीतीश कुमार जी के द्वारा। तो हम लोग देखते हैं कि इससे पहले क्या किसी स्टेट को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। तो हाँ, पहले टोटल 11 स्टेट को स्पेशल स्टेटस दिया जा चुका है। इससे क्या होता है कि कोई भी स्टेट के डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत ही फास्ट डेवलपमेंट होता है और उसके लिए एड्स और ग्रांट्स कुछ अलग बाकी रेस्पेक्ट जो नॉर्मल स्टेट है उससे ज्यादा दिया जाता है। तो पहले जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, ऐसे करके टोटल 11 स्टेट ऐसे थे जिनको ये कैटेगरी ए स्टेटस प्राप्त था। लेकिन आर्टिकल 370 हटाने के बाद में जम्मू कश्मीर को इस स्टेटस से बाहर निकाल दिया गया और इसके जगह पर तेलंगाना को ऐड किया गया। तो अभी करेंट में जो सबसे लेटेस्ट स्टेट है जिसके पास स्पेशल स्टेटस है वो है तेलंगाना। तो चलिए देखते हैं कि कोई भी स्टेट अगर स्पेशल कैटेगरी में आ जाता है तो उसके एडवांटेज क्या होते हैं। देखिए, नॉर्मली किसी भी स्टेट के लिए मान लीजिए कि अगर कोई सेंट्रल अगर फंड करती है कोई भी प्रोजेक्ट के लिए किसी भी स्टेट को तो उसमें सेंट्रल का हिस्सा 60 से लेकर 75% तक होता है, जैसा कि हम देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्पेशल स्टेटस का स्टेट है तो उसके लिए सेंट्रल लगभग लगभग 90% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसे में क्या होगा कि स्टेट पर जो लोड है वो लोड कम हो जाता है और स्टेट का लोड कहाँ शिफ्ट हो जाता है? सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट पे शिफ्ट हो जाता है। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर सेंटर ने स्टेट को दिया, मान लो कि 50 रुपया खर्च करने के लिए दिया, लेकिन अगर ये 50 रुपया एक फाइनेंशियल ईयर में नहीं खर्च पाया, ये 30 रुपया ही खर्च कर पाया, तो जो बचा हुआ अमाउंट है नॉर्मली ये वापस से सेंटर को वापस करना होता है किसी भी स्टेट को। लेकिन अगर कोई स्पेशल स्टेटस का स्टेट है तो उसे अनस्पेंट मनी को वापस करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये है इसका दूसरा फायदा। इसके अलावा स्टेट को एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स वगैरह और कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह में भी छूट मिलता है ताकि वहां का इंडस्ट्री ग्रो कर सके और वहां के पॉपुलेशन को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। इसके अलावा 30% ऑफ सेंट्रल ग्रॉस बजट गोज टू स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो देखिए, अब बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस का इसलिए मांग किया जा रहा है क्योंकि बिहार काफी समय से इकोनॉमिकली काफी बैकवर्डनेस का सामना कर रहा है और इसके पास जैसे कि एजुकेशन की कमी है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट की अच्छी सुविधा नहीं है, इंडस्ट्री यहाँ पे कोई अच्छी इंडस्ट्री नहीं है,
पॉपुलेशन यहाँ का पॉपुलेशन में ये थर्ड नंबर पे आता है और इन अनएम्प्लॉयमेंट में भी ये दूसरे नंबर पे रैंक करता है यूपी के बाद। तो ऐसे में बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस अगर मिल जाता है तो बिहार का डेवलपमेंट काफी अच्छे से हो सकता है। तो इसीलिए नीतीश कुमार बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस का मांग कर रहे हैं, किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि ये स्टेटस सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही किसी स्टेट को प्रोवाइड करवाती है। तो चलिए अगला देखते हैं कि अगला है कि राज्यपाल के हस्ताक्षर के साथ ही मिलने लगेगा नया आरक्षण। अभी देखिए क्या हुआ कि बिहार में अभी करवाया गया क्या? कास्ट सेंसस। बिहार में करवाया गया कास्ट सेंसस। ये हुआ दो शिफ्ट में बोल देते हैं इसको। अब देखिए तो कास्ट सेंसस का रिपोर्ट आ चुका है और इस रिपोर्ट के आधार पे जो रिजर्वेशन मिलता है बिहार में, उस रिजर्वेशन के क्राइटेरिया में और उस रिजर्वेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कास्ट सेंसस का फाइंडिंग्स क्या है। तो नए कास्ट सेंसस के हिसाब से बिहार में ईबीसी का परसेंटेज कितना है? 36%, ओबीसी का परसेंटेज है 27%, शेड्यूल कास्ट 19.65, ट्राइब्स 1.68 एंड अदर्स जो पॉपुलेशन है 0.1% में आते हैं। लेकिन पहले क्या था कि मान लीजिए कि जैसे कि ओबीसी को जो टोटल रिजर्वेशन प्राप्त था वो 27% था। ईबीसी का भी रिजर्वेशन इसी के अंदर में आता था। लेकिन ये नया डाटा आने के बाद में रिजर्वेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज किया गया है और इसके लिए एक नया बिल लाया गया है जिसका नाम है रिजर्वेशन बिल। अब देखिए यह बिल जो है वो 9 नवंबर को विधानसभा में और 10 नवंबर को विधान परिषद में पास हो चुका है। तो कोई भी बिल को एक्ट बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए उस बिल को विधानसभा में पास होना चाहिए, राज्यसभा में पास होना चाहिए, इसके साथ साथ उस पर किसका? राज्यपाल का हस्ताक्षर होना चाहिए। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई भी एक्ट लाती है तो उसका लोकसभा में और राज्यसभा दोनों जगह से पारित होने के बाद उस पे राष्ट्रपति का मुहर लगना जरूरी होता है। ठीक उसी तरह से किसी भी राज्य में कोई भी बिल को एक्ट बनाने के लिए विधानसभा, विधान परिषद और साथ साथ राज्यपाल का मुहर लगना बड़ा ही जरूरी होता है। तो बिहार में ये जो रिजर्वेशन बिल है ये विधानसभा में और विधान परिषद दोनों में पास हो चुका है, पारित हो चुका है। अब राज्यपाल के मुहर लगने, हस्ताक्षर होने के बाद में इसे एक्ट का नाम दे दिया जाएगा। देखते हैं कि न्यू रिजर्वेशन बिल में क्या है। देखिए पुराने रिजर्वेशन बिल के हिसाब से जो आरक्षण दिया जाता था ओबीसी को 12%, वो अब बढ़ा के कर दिया गया है 15%। इसके साथ साथ ईबीसी के लिए अब 25% आरक्षण का बात किया जा रहा है। उसी तरीके से एससी के लिए 20% आरक्षण का और एसटी के लिए 2% आरक्षण का बात किया जा रहा है। इसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस के लिए जो पुराना आरक्षण था 10%, उसे अभी वैसे का वैसा रखा गया है। ये टोटल मिलाकर आरक्षण हो जाता है 75%। तो जनरल सीट कितने बच जाते हैं? 25%। लेकिन देखिए अब इस आरक्षण बिल में एक देखने लायक क्या बात है कि एक आपको अगर याद हो तो इंदिरा साहनी केस आया था 1992, एक केस स्टडी है जिसमें बात किया गया है कि आरक्षण के लिए, रिजर्वेशन के लिए क्या फिक्स किया गया है। कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर नया रिजर्वेशन बिल के हिसाब से बात करें तो इसमें आरक्षण अब 75% तक बढ़ा के कर दिया गया है। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, इंदिरा साहनी केस का कॉन्ट्राडिक्शन है। तो क्या ऐसे में ये बिल पास हो पाएगा या इस बिल का पास होना मतलब तय है कि नहीं, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए इंदिरा साहनी केस में ये बताया गया था कि कोई भी रिजर्वेशन 50% से किसी भी हालत में ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बोला गया है। ये किसके द्वारा बताया गया है? ये एक कमेटी थी, इंदिरा साहनी कमेटी, जिसके द्वारा ये फिक्स किया गया कि
50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं बोला गया है। इससे पहले भी आंध्र प्रदेश हो गया या फिर महाराष्ट्र हो गया या फिर पंजाब हो गया, ये कुछ ऐसे राज्य है जो 50% कैप को वायलेट किया है। तो बिहार में भी अभी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। तो ये इस इससे बिल को पास होने में कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। तो ये था नए रिजर्वेशन बिल के बारे में, जो कि अब लगभग लगभग पास हो चुका है और पास होने के बाद नया रिजर्वेशन बिल लागू कर दिया जाएगा, जिसमें कुछ कुछ चीजें बदली हुई जिसको हमने देख लिया है। चलिए अगला देखते हैं कि केसरिया में बनेगा पर्यटक सुविधा केंद्र, विकसित होगा पुनौरा धाम। तो इसमें दो चीज है, एक तो है कि केसरिया का स्तूप और दूसरा पुनौरा धाम का सीता मंदिर। अभी देखिए, जैसे ये है स्तूप केसरिया का, केसरिया कहाँ है, ईस्ट चंपारण में है। उसी तरीके से ये पुनौरा धाम है, माता सीता का जन्म स्थल है, बर्थ प्लेस है ऑफ माता सीता है, बर्थ प्लेस है। ये कहाँ है, सीतामढ़ी में, सीतामढ़ी में। तो देखिए कुछ बातें जान लेते हैं केसरिया स्तूप के बारे में। जैसे कि जो केसरिया स्तूप है वो स्तूप वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट और लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूप ऑफ द वर्ल्ड है। इसका जो हाइट है वह 104 फीट और इसका सर्कमफरेंस है वो 400 फीट का है। तो ये अभी केसरिया स्तूप जो ईस्ट चंपारण में स्थित है, ये वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट और लार्जेस्ट स्तूपा है। और ठीक उसी तरह से जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया गया है, उसी बेस पे अब माता सीता के बर्थ पैलेस का भी, जैसे राम जी के बर्थ पैलेस का भी निर्माण कार्य अभी लगभग लगभग पूरा होने वाला है, तो सीता माता के भी बर्थ पैलेस का निर्माण कार्य अब पूरा किया जाएगा। और ये कहाँ है, पुनौरा धाम सीतामढ़ी में, जो कि सीता माता का बर्थ पैलेस है। हाउ वाज फर्स्ट वैक्सीन फॉर चिकनगुनिया अप्रूव्ड। देखिए अभी क्या हुआ कि चिकनगुनिया के लिए वर्ल्ड का पहला वैक्सीन का को अप्रूवल मिला है। और ये अप्रूवल किसने दिया है, ये अप्रूवल दिया है यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने, एफडीए ने। तो चिकनगुनिया क्या हुआ कि अभी अमेरिका में एपिडेमिक की तरह फैला हुआ था, मतलब महामारी की तरह फैला हुआ था। तो इसको रोकने के लिए यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने चिकनगुनिया के वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है। तो इस वैक्सीन का नाम क्या है, इस वैक्सीन का नाम है इक्सिट। और इसको बनाया किसने है, तो इसको बनाया है वालनेवा, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यूरोपियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसी ने इसको बनाया है। तो इसमें हम लोगों को याद क्या रखना है कि इस वैक्सीन का नाम क्या है, तो इस वैक्सीन का नाम है इक्सिट। इसके अलावा इसको अप्रूवल किसने दिया है, तो एफडीए ने अप्रूवल दिया है। और इसको बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है, तो इसका नाम है वालनेवा। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि एक इस वैक्सीन का खासियत क्या है कि ये वैक्सीन काम कैसे करता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि वीकेंड वर्जन ऑफ चिकनगुनिया वायरस को ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जिसके बाद ह्यूमन बॉडी उस वायरस से लड़ने के लिए प्रतिरोध रेजिस्टेंस पैदा करती है, और इस तरीके से ये वैक्सीन काम करता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बीपीएससी क्विज को लाइक और सब्सक्राइब करें, इसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम और भी वीडियो आपके लिए ला सकें। तो अगला है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना पार्टिसिपेटिंग इन 42nd नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड अफेयर। अभी क्या हुआ कि 42nd इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगा हुआ है कहाँ, प्रगति मैदान दिल्ली में, प्रगति मैदान दिल्ली में। और ये कब से कब तक होना है ये फेयर, ये है 14 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में ये फेयर लग रहा है। इसमें जन औषधि का एक स्टॉल लगाया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि जन औषधि के क्या फायदे हैं और इसके फीचर से लोगों को अवगत कराया जाएगा, ताकि लोगों को पता चले और लोग इस योजना का लाभ उठा सके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि
42nd जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है, इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है वसुधैव कुटुंबकम। अभी देखिए, ये वसुधैव कुटुंबकम एक ऐसा थीम है जो बहुत सारे इवेंट्स के लिए यूज किया गया है। तो हमें ये तो बिल्कुल याद रखना है कि ये थीम ITF का भी है, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का भी थीम यही है। इसके अलावा इसमें इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है, तो इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन कर रहे हैं? इंडिया तो इसको होस्ट कर रहा है, साथ साथ इसके इसमें 30 कंट्री ऐसे हैं जो वर्ल्ड से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ओमान, इजिप्ट, नेपाल, UAE, ईरान, मतलब कि जिसके साथ भी इंडिया के कुछ अच्छे संबंध है, वो लगभग लगभग ऐसे 13 कंट्रीज हैं इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में भाग ले रहे हैं। अब देखिए, इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि इसका पार्टनर स्टेट कौन था और फोकस स्टेट कौन सा था इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का। ये फेयर क्योंकि हर साल लगाया जाता है और हर साल इसके पार्टनर कंट्रीज और इसके फोकस कंट्रीज किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें जो इस बार का पार्टनर कंट्री है वो है बिहार और केरल। तो देखिए, पार्टनर कंट्री में बिहार का नाम आ गया, तो ये वाला पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। और इसके जो फोकस स्टेट है वो है दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। हमें बिहार और केरल जो कि पार्टनर कंट्री है, ये हम लोगों को याद रखना है। इसके अलावा चलिए हम लोग थोड़ा देखते हैं कि प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना क्या है, जिसके बारे में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में लोगों को बताया जा रहा है। देखिए, ये योजना आज स्टार्ट नहीं हुआ है, ये योजना सबसे पहले 2008 में स्टार्ट किया गया था। जिसको किसने स्टार्ट किया? डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने स्टार्ट किया था जन औषधि कैंपेन को। लेकिन इसको फिर से मोदी जी का सरकार आने के बाद में 2014-15 में फिर से इस योजना को रिवैम्प किया गया। अभी देखिए, जन औषधि योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है कि जेनेरिक मेडिसिन को लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो जेनेरिक मेडिसिन क्या होते हैं ये जानना जरूरी है। जेनेरिक मेडिसिन क्या होते हैं? अभी देखिए, जेनेरिक मेडिसिन नॉन ब्रांडेड मेडिसिन होते हैं जिसका प्रोडक्शन कॉस्ट काफी कम होता है और ये लोगों तक काफी कम रेट में पहुंचाया जाता है। मतलब मान के चलिए कि इसमें इसका जो कॉस्टिंग आता है, जो प्रोवाइड करवाया जाता है लोकल लोगों को, पब्लिक को, वो लगभग 80% कंसेशन तक प्रोवाइड करवाया जाता है। मतलब कि अगर नॉर्मल रेट है 100 रुपया, तो ये जेनरिक दवाइयाँ 10 से 20 रुपए में आपको प्राप्त हो सकती है। और इसमें जो सबसे कम कंसेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा, सबसे कम वो है 50%। तो जेनरिक मेडिसिन में 50% से लेकर 90% का छूट दिया जाता है। अभी देखिए, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है जेनरिक मेडिसिन का प्रोवाइड करवाने का या फिर भारतीय जन औषधि परियोजना का, कि क्वालिटी मेडिसिन लोगों तक काफी कम पैसे में प्रोवाइड करवाना। इसके अलावा सर्जिकल आइटम्स लोगों को मुहैया करवाना जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं कम खर्चीला हो सके। तो ये इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव है। सेकंड, एंटी पायरेसी पेट्रोल इन गल्फ ऑफ गिनी ओवर। तो देखिए, ये है गल्फ ऑफ गिनी। यहाँ क्या हुआ है कि अभी आईएनएस सुमेधा को तैनात किया गया था, क्यों? पेट्रोलिंग के लिए। अब देखिए, ये पेट्रोलिंग करना क्यों जरूरी था? क्योंकि यहाँ पे रॉबरी होता है, पायरेसी होता है। जो भी इस एरिया से जो भी इंटरनेशनल गुड्स जो भी यहाँ से सप्लाई होते हैं, या फिर इन कोस्टल एरिया से जो भी इंटरनेशनल गुड्स सप्लाई होते हैं, तो यहाँ पायरेट जो होते हैं वो यहाँ रॉबरी करते हैं उन गुड्स का। तो इसको बचाने के लिए इंडिया की तरफ से आईएनएस सुमेधा को तैनात किया गया था, जिसका ड्रिल अब खत्म हो चुका है। इसी के बारे में बताया गया है। इसमें बोला गया है कि सेकेंड एंटी पायरेसी पेट्रोलियम गल्फ ऑफ गिनी ओवर। अभी देखिए, अब यहाँ इंडिया को क्या जरूरत पड़ा, कि इंडिया को ऐसा क्या जरूरत हुआ कि गल्फ ऑफ गिनी में आईएनएस सुमेधा को तैनात करना पड़ा। ये चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए, गल्फ ऑफ गिनी का जो रीजन है, ये वर्ल्ड के 35% पेट्रोलियम का रिजर्व है।
मतलब अगर ये पेट्रोलियम का रिजर्व है और इंडिया के पास अभी पेट्रोलियम खरीदने की जरूरत होती है पॉपुलेशन को पेट्रोलियम डीजल पेट्रोल मुहैया कराने के लिए, तो ये कहाँ से खरीदता है? गुयाना के आसपास के जो कंट्री है, जो कोस्टल कंट्रीज हैं, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ये कंट्रीज हैं सेनेगल, घाना, टोगो, नाइजीरिया, अंगोला, नामीबिया, ऐसे कई सारे कंट्री है जिससे इंडिया पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदता है। तो इनके इनको पायरेट से बचाने के लिए आईएनएस सुमेधा को तैनात किया गया इस एरिया में। अभी देखिए, इससे पहले क्या हुआ था कि पहला जो पहला एंटी पायरेसी पेट्रोल वेसल जो तैनात किया गया था वो था आईएनएस सर्कस, जो सितंबर 2022 में जिसका ड्रिल खत्म हो गया था। उसके बाद फिर तैनात किया गया किसको? आईएनएस सुमेधा को। आईएनएस सुमेधा को तैनात किया गया। अब इसका भी ड्रिल खत्म हो चुका है। अच्छा, ये सुमेधा को तैनात करने के पीछे का एक और रीजन था कि भारत चाहता था कि जो भी ये कंट्री है जैसे सेनेगल है, घाना, टोगो और नाइजीरिया, ये कई सारे ऐसे कंट्रीज है जिससे मिलिट्री और नेवी का जो रिलेशन है वो स्ट्रेंथन हो सके। तो इस रिलेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए भी इंडिया ने इस ड्रिल को और ये अपने पेट्रोल वेसल को वहां तैनात किया था। अभी देखिए, जैसे कि अब गिनी को, गल्फ ऑफ गिनी के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे कि इट हैज अ वेरी नैरो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और इसके अलावा इसका जो हाई रेनफॉल के कारण इसका सैलिनिटी जो है आसपास के एरिया से काफी कम है, और ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन का सबसे नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट पोर्शन है, ये गल्फ ऑफ गिनी। तो ये हमसे एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे कि कुछ लोकेशन वाइज कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे कि देखिए, हम लोग अब देखते हैं मैप के थ्रू थोड़ा देखते हैं कि देखिए ये है अटलांटिक ओशन। देखिए ये गल्फ ऑफ ये गल्फ ये गल्फ ऑफ गिनी है, और ये वाला पोर्शन इसके इधर ये पूरा का पूरा अटलांटिक ओशन है। अब देखिए ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन का एक पोर्शन है, और ये सबसे देखिए ये बे है, ये गल्फ है, तो ये गल्फ का सबसे, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन का सबसे ईस्टर्न मोस्ट पोर्शन। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार सैटेलाइट को अभी लॉन्च करने की तैयारी चल रही है, जो कि शायद अगले साल तक लॉन्च कर दिया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि ये निसार है क्या। तो सबसे पहले तो हम लोग निसार का फुल फॉर्म देखते हैं, जो कि इसके नाम में है कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये इसका फुल फॉर्म है जो कि हमें याद रखना है। अब देखिए ये लॉन्च करने का, इसके पीछे लॉन्च करने का कारण क्या है? ये क्या करेगा कि पूरे अर्थ का रोटेशन 12 दिन में, 12 डेज में पूरे अर्थ को एक बार मैप करेगा, और ये मैप करने के बाद में ये क्या करेगा कि मान लीजिए कि जो ग्लेशियर्स हैं, उसके अलावा फॉरेस्ट हैं और लैंड एरियाज हैं या फिर सी है, इन सबको मेजर करके, इन सबको मैप करके ये पता लगाएगा कि क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट आ रहा है ग्लेशियर पे, फॉरेस्टेशन का क्या और डिफॉरेस्टेशन का क्या इफेक्ट आ रहा है। इसके अलावा सी लेवल में उतार चढ़ाव हो रहा है, कम ज़्यादा सी लेवल हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में ये बताएगा। तो इसके बारे, तो निसार के बारे में हम लोग को जानना है कि ये लो अर्थ ऑर्बिट एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ का एक रोटेशन 12 डे में पूरा करेगा, और ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है किसका? इसरो और नासा का एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, जो कि 2024 में लॉन्च किया जाएगा। व्हाट आर द एक्सपेक्टेड बेनिफिट ऑफ निसार? अब निसार के लॉन्च होने से हमें क्या फायदा हो सकता है? जैसे कि हमें डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प कर सकता है, ये पता कर सकता है कि अर्थक्वेक आने से कितना नुकसान हुआ है, या सुनामी आने से कितना नुकसान हुआ है, उसी तरह से वोल्केनो इरप्शन हुआ है तो उससे कितना एरिया अफेक्टेड हुआ है, ये सब चीज पता कर सकते हैं, और उसके हिसाब से हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं सपोर्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के से निपटने के लिए। इसके अलावा एग्रीकल्चर में भी सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकता है, जैसे कि ये सॉइल के कंडीशन के बारे में
ये सॉइल के कंडीशन के बारे में पता कर सकता है, क्रॉप के ग्रोथ के बारे में पता कर सकता है, और जो लैंड में जो भी चेंजेज आए हैं उसके बारे में पहले ही ये प्रिडिक्शन कर सकता है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग में ये मदद कर सकता है, और क्लाइमेट चेंज में तो ये मदद कर ही सकता है, जैसे ग्लेशियर के मैपिंग को कर सकता है, और फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन वगैरह जैसी चीज़ों को भी मॉनिटर करके ये क्लाइमेट चेंज को प्रिडिक्ट कर सकता है, और ये बाकी सब चीज़ों को सही करने में हमारी मदद कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें।